दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक फिर नए विचारों के साथ आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। और आज जो है राम ग्राम कोलियों का जो है कि गणराज्य कहा जाता था, और गोरखपुर के एक नए इतिहासों के साथ, निषादों का नया इतिहासों के साथ मैं आप लोगों के सामने आज पेश कर रहा हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप जानेंगे जो अदर जो है कि मौर्य वंश जो है कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये किस वंश के थे। और ये जो है गोरखपुर तो आप लोग जानते ही हैं, सिंघाणु निषाद का एक यहाँ पर राजधानी रही है। तो उसी वंश में से मल वंश और मौर्य वंश कैसे निकले, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसको पूरा देखिए। अगर पूरा आप देखेंगे तो बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को जितनी बार आप लोग रिपीट करके देखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार ये वीडियो को आप देखेंगे उतनी बार हर वक्त उसी वीडियो में से एक नई नई चीज़ आपको नया दिशा मिलते जाएगा। और आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप लोग और भी अच्छा लगे, जिन नए लोगों को अच्छा लगे, तो हमारे YouTube चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो और बेहतर जानकारियों के साथ मिलता रहे। अगर आप फेसबुक पर हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। दोस्तों आइए, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ राम ग्राम के कोलियों का एक स्वतंत्र गणराज्य हुआ करता था। राम ग्राम कोल वंश का एक स्वतंत्र गणराज्य हुआ करता था। तो ये स्वतंत्र गणराज्य हुआ करता था। अब इसमें इस गणराज्य से कौन कौन और लोग जो हुए, जो नागवंशी लोग, इसी गणराज्य से, इसी निषाद वंश के ही लोग नागवंशी लोग हुए। जो नागवंशी जो होते थे वो है अपने एरियो की रक्षा करते थे, उनको नागवंशी कहा जाता था। तो नागवंशी जो हुए कोलियों के संबंधित वर्तमान में, और वो राम ग्राम के कोलियों के, कपिल वस्तु, शाक्य वंश के, ये लोग सब एक ही थे। पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको कोल वंश क्या है और शाक्य वंश क्या है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को अवगत करा दूं। शाक्य वंश जो पिछली वीडियो मैंने आपको पूरा डेफिनेशन करके बताया था, इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ। शाक्य वंश जो है वो शाक्य वंश वो है जो सिखुए का जो जंगल हुआ करते थे, उस क्षेत्र में रहने वाले वो लोग शाक्य वंश के कहलाते थे। और जो इधर के जो रहने वाले थे कोल वंश, जो जामुन का पेड़ हुआ करता था, काले जामुन के फल को खा करके वह जो कि रहते थे, उनको कहा जाता था कोल वंश। और वो उस समय का ये मान्यता थी, अगर जामुन को कोई कोढ़ी है, अगर वो जामुन को खाता है, काली जामुन को खाता है, तो उसका धीरे धीरे कोढ़ खत्म हो जाएगा। तो जो लोग उस क्षेत्र में रहते थे उनको कोल वंश कहा गया। अब दोस्तों, जो शाक्य वंश को मैंने आपको बताया और कोल वंश को मैंने बताया। अब आइए, आपको एक उसी में से क्या नाम था, पिपली वन। कुछ एरिया जो थे वो पिपली वन था, जो गोरखपुर का पहले नाम पिपली वन था। ठीक है, उसके बाद राम ग्राम हुआ। तो जो क्षेत्र, एक क्षेत्र पिपली वन बन गया। पिपली वन जो है कोली गणराज्य के उत्तर पूर्व में मौर्य का राज्य था। मौर्य का राज था। मौर्य तो आप लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य उसका राज था, जिसकी राजधानी पिपली वन था। पिपली वन का नाम वनों में, पीपल के वनों के वजह से पिपली वन पड़ा। पीपल के वन यानी पीपल के वन, जो वहाँ पीपल का जंगल हुआ करता था, इसलिए उसका नाम का जो जगह पड़ा पिपली वन। एक क्षेत्र जो है कि जो था, जो वहाँ थे, वहाँ पीपल का काफ़ी जंगल था, तो उसको लोग कहते थे पिपली वन। उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोगों को कहते थे पिपली वन का राजा है, पिपली वन का रहने वाला है पिपली वन। अब उस पिपली वन के जंगल में मोर ज़्यादा रहते थे। उस पिपली वन के जंगल में, उस क्षेत्र में मोर ज़्यादा रहते थे। मोर जिसको मोर कहते हैं। अब मोर ज़्यादा रहते थे उस एरिया में, जितने लोग जो होते थे, मोर के नाम पर उनको मौर्य वंश कहा गया।
दोस्तों ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। ये देखिए मेरे पास एक किताब है, ये मेरे पास किताब है जिसमें सभी इतिहास लिखे हुए हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो क्या है, राम ग्राम, ठीक है, ये देखिए राम ग्राम के कोलियों, ठीक है, ये है इतिहास, ये है इतिहास का पन्ना, ये है इतिहास जो कि इसमें साबूत के साथ रखा गया है। जो मोर रहते थे उस क्षेत्र में जितने भी रहने वाले लोग थे उनको मौर्य कहा गया। तो जिससे उसी जो है कि जो निषाद वंश से निकले, जो सिंघाणु निषाद के एक खानदान चला आ रहा है, जो मैंने पहले वीडियो मैंने आपको बताया किसका बेटा कौन, किसका बेटा कौन, किसका बेटा कौन, और लास्ट में मैंने आपको दिखाया महात्मा बुद्ध के पिता जो है कि सुधोधन निषाद, जो कि उनके पुत्र सिद्धार्थ गौतम निषाद, ये मैंने आप लोगों को दिखाया। तो वो जो है ऐसे जो रहते थे वो क्या हो गया, मौर्य हो गया, मौर्य हो गए। तो इन आकारों का जो है कि नहीं था, परंतु महत्वपूर्ण यहाँ के राजा ने तथागत गौतम बुद्ध के धातु अवशेष को वो जो है क्या हुआ, उनको जब आप देखेंगे कुशीनगर में जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई तो उनको जो है कि राख को, अवशेष को लोगों ने, जितने लोग उस वंश के थे, मौर्य वंश, कुशवाहा वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, निषाद वंश, जितने लोग वंश के थे सब लोगों ने उसको ले जाकर अपने अपने राज्य में एक स्तूप बनवाया। वर्तमान पिपलीगंज वन की पहचान गोरखपुर के किले कुसमी के पास स्थित, गोरखपुर किले के पास कुसमी के पास एक गांव है, जो उस गांव का नाम राजधानी नामक ग्राम है। जो राजधानी नामक ग्राम है, आप लोग जाएंगे देखेंगे तो राजधानी है, जिसको कहता राजधानी नाम का गांव है, जो कि जनपद महाराजगंज के बुद्धिडीह स्थल से की गई ये शाक्य वंशियों के खातियों के खानदान से थे। अब आइए, अब हम बताते हैं कि मल वंश कहाँ से है। उसी खानदान से कुशीनारा के मल, उसी खानदान से कुशीनारा के मल, कुशीनगर जो मल खानदान, जिसको सैंथवार में आते हैं मल लोग आते हैं। कुशीनारा के मलों का राजा था। मल भी शाक्य खतिया वंश के थे, मल भी शाक्य खतिया वंश के थे, जो सेकुआ के जंगल में रहते थे। निषादों के वंश से ही मल भी हुए, जिसकी राजधानी कुशीनारा कशया, जिसकी राजधानी थी, मलों की राजधानी कुशीनारा कशया थी, जो इसी निषाद वंश से आगे चल करके वो मल वंश हो गए। जहाँ तथागत गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण यानी उनकी जहाँ मृत्यु हुई प्राप्त किया था, जिनकी स्मृति में प्राचीन मुकुट बंधन स्तूप बनवाया गया है, जो आज आपको कुशीनगर में है। इस राज्य की पहचान जनपद देवरिया, जहाँ पर वो बनवाया गया था, कभी उस जो है जो राजा का राज हुआ करता था उसको जनपद देवरिया में कुशीनगर आता था, जो कि देवरिया से कट करके कुशीनगर जिला बना, जो महात्मा बुद्ध का जो है कि तपोभूमि है। अब आइए, देवरिया तथा मऊ के जनपद भूभाग से किया गया है पावा मल। अब उसी में से कई और जो पंथ निकला, उसी में से कुछ पावा के मल हो। पावा के मल यह मलों की दूसरी शाखा थी, जिसकी राजधानी पावा पड़रौना थी। क्या थी? ये निषाद वंश के थे, ये निषाद वंश के थे, जो है कि मलों का दूसरी, जिसकी राजधानी पावा यानी पड़रौना थी। पड़रौना का नाम कभी पावा हुआ करता था, पड़रौना का नाम कभी पावा हुआ करता था, और एक जो है मलों की राजधानी एक पावा हुआ करती थी, जो है कि आप देखेंगे यह गणराज्य कुशीनगर मल राज्य के उत्तर पूर्वी में था। इसके दक्षिण पूर्व में मगध राज्य था, जो बिहार में मगध है, मगध राज्य था। वर्तमान में इस राज्य की पहचान जनपद कुशीनगर से की गई है। पावा के मल शाक्य वंशी खातिया थे, वो भी क्या है, वो भी इसी निषाद वंश से निकले हुए थे, और वो भी थे। अब आइए, अलकत के बुलियों का गणतंत्र छोटा सा, जिसकी राजधानी अलकप था, जहाँ के अधिकतर जनसंख्या ब्राह्मणों की थी। तथागत
बुद्ध की अनुयायी थे। उस समय वो लोग बुद्ध के अनुयायी थे। यह गणराज्य वर्तमान के बिहार के शाहाबाद तथा मुजफ्फरपुर जनपदों के मध्य स्थित था। अलकप के बुल्लियों ने भी तथागत बुद्ध अस्थित धातु को प्राप्त करके उस पर एक स्तूप बनवाया था। ये लोग भी क्या हुआ, जितने लोग उनके रिलेटेड थे उन लोगों ने, राजा ने जा करके अपना एक स्तूप बनवाया था। अब ये वैशाली की लिच्छवी के राजा, वैशाली एक लिच्छवी का राजा हुआ करते थे। इसका लिच्छवी वंश था और समृद्ध वैशाली घनी आबादी वाला नगर था। योजना के दूसरी मीनारों वाले जो है कि बने हुए थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी मीनारें बनी थी। यहाँ के शासक, वहाँ के शासक, लिच्छवी के शासक इच्छाउक वंशी खतिया थे। इच्छाउक जो आपको कई जगह पुराणों में मिलता है, इच्छाउक जिनका खतिया थे, जिनका रक्त संबंध कपिलवस्तु शाक्य कोलियों से मिलता था। यानी रक्त संबंध था जो है क्या है, कपिलवस्तु के शाक्य और कोलियों से था। यानी शाक वंश और कोली वंश में वो लोग आपस में शादी कर, यानी एक ही खानदान के थे। वो अलग अलग हुए, जिस जिस क्षेत्र में गए उसी तरह से नाम बन गया, लेकिन वह सब लोग जो है निषाद खानदान से थे, सम्मानित हो गए। वैशाली के लोग अत्यंत स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनकी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत बेहतर ढंग से चलती थी। मिथिला के विदेह एक छोटा सा गणराज्य था जिसकी राजधानी मिथिला थी। ये सब टोटल लोग निषाद मंत्र में आते हैं, जो कि पूर्वी में कोसी नदी, यहाँ के मखादेव अम्रवन तथागत बुद्ध ने विहार किया था। विदेह के जनसंघी सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। क्या था? व्यापारिक नगर था। और ये जो है आपको मैंने पहले भी बताया था, इस वंश की वंशावली को बताया था। और ये वंशावली जो है आप लोगों की देखिए, ये सामने रखी हुई है, ये वंशावली। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये सब इसी वंश के थे और ये वंशावली सब पड़ी हुई है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। पाली साहित्य में सब कुछ लिखा हुआ है। खतिया वंश क्षत्रिय थे। निषाद वंश से ये जो निकले ये लोग सब क्षत्रिय थे। और देखिए अभी जो है क्या है, प्रथम जम्बूद्वीपे क्षेत्र पर राज किया था, जिनके आगे पीढ़ी का नाम क्या था? पुत्र कौन थे? रोज, बवरोज, कल्याणा, बर कल्याणा, माधनता, उपसदनता, चर तथा दीपवंश के अनुसार महाराजा सम्मत के पुत्रों ने 4 द्वीपों पर राज्य किया और उसी को क्या कहते हैं? अखंड भारत। और दोस्तों हम आप लोगों को आगे अब इतनी बातें जो मैंने बताया, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो इसको लोगों तक पहुंचाइए। अगले एपिसोड में हम आप लोगों को अखंड भारत के बारे में बताएंगे। कभी हमारा अखंड भारत ईरान, इराक से लेके बर्मा, सिंगापुर, रंगून, कंबोडिया, वियतनाम, मकाओ, लाओस, ये सब टोटल अखंड भारत था। किसके ज़माने में? अशोक सम्राट के ज़माने में अखंड भारत था। और अखंड भारत से खंड भारत कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम आपको अगले एपिसोड में आपको बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे और उसका नक्शा भी आपको पेश करेंगे। आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक अखंड भारत था और ये खंड किन किन कारणों से खंड हुआ, ये मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। और तब अखंड भारत में सोने की चिड़िया हुआ करती थी। ये सारी बातों के साथ अगले एपिसोड में हम आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी और आप लोग अच्छे से अपने जीवन यापन को करिए। अंधविश्वास और आडंबर को छोड़ करके आप लोग शिक्षा के तरफ जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बेहतर क्वालिटी की शिक्षा दीजिए, उनका जीवन
बहुत बेहतर होगा अगर आप अपने बच्चों को किसी भी तरीके से एक टाइम भूखे रह करके, बिना खाए हुए, पानी पिए हुए, आप कई दिन तक भूखे रह करके अगर आप अपने बच्चों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा दे देते हैं तो आपके बच्चे का तो भविष्य उज्जवल होगा, उनका जीवन का नया निर्माण होगा, उसके साथ आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से बोर नहीं हुए होंगे और इस वीडियो को कई बार सुनिए, कई बार सुनेंगे तो कई अर्थ निकलेगा, जिससे आपके जीवन में एक नया दिशा और नई खुशहाली आए। दोस्तों नमस्कार।